नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है एस्ट्रो ज्योतिष स्टडी में। तो जिस प्रकार की पहली क्लास में हमने ज्योतिष के मूल जो सिद्धांत हैं उन पर चर्चा की थी, और इस क्लास में भी हम क्या सौर वर्ष वेदों में रहा होगा और महाभारत काल में भी इस प्रकार से कई अलग अलग कैलेंडर को लेकर डिस्प्यूट देखने में आया था। यदि आपने महाभारत काल के अज्ञातवास के बारे में पढ़ा हो तो अगर पांडवों की बात करें तो पांडवों के अनुसार अज्ञातवास समाप्त हो गया था, क्योंकि वो किसी और कैलेंडर की बात कर रहे थे। लेकिन दुर्योधन अपनी बात पर अड़े रहे कि नहीं, अभी भी आपका जो वर्ष है वो पूरा समाप्त नहीं हुआ है। तो वो चीज वहां भी समझने में आती कि तो कुछ ऐसे कैलेंडर में अंतर की बात हम तब से वैदिक काल से ही करते आए। तो यहां पर भी वेद काल में सौर वर्ष था। जैसे दिन का मान जानने के लिए स्वाभाविक साधन दो सूर्योदय के बीच का काल और मास जानने का साधन चंद्रमा के दो बार पूर्ण होने के मध्य का काल माना जाता है। माने चंद्रमा जैसे अगर पूर्णिमा में है, वैसे ही जब वो घूमकर पुनः इसी स्थिति को प्राप्त कर लेगा तो उसको हम एक चंद्रमास की संज्ञा दे रहे हैं। तो उसी प्रकार वर्ष जानने के लिए सहज साधन ऋतुओं की परिक्रमा, कि भाई इस प्रकार जो ऋतु रही है वास्तव में वो ऋतु जब पुनः आ जाएगी तो फिर वो एक वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से माने कई अलग अलग काल के आधार हो सकते हैं, कई अलग अलग वर्ष के आधार माने जा सकते हैं। तो ऋतुओं के अनुसार भी वर्ष माना जाता था। ऋतुएं ना होती तो वर्ष का कालमान ना होता। ऋतुएं सूर्य द्वारा होती हैं, अतः वर्ष सौर ही रहा होगा। वस्तुतः 12 चंद्रमास और लगभग 354 दिनों में ऋतुओं की एक प्रदक्षिणा होती है, परंतु सर्वप्रथम इतना सूक्ष्म ज्ञान होना कठिन है। माने शुरुआत में इतना सूक्ष्म ज्ञान ऐसा लगता है जैसे उसमें बाद में कुछ परिवर्तन होते रहे हैं। प्रथम यानी शुरुआत में लोग बहुत दिनों तक 12 चंद्रमासों में ही ऋतुओं की एक प्रदक्षिणा अर्थात वर्ष मानते रहे होंगे। पर इस पद्धति में जो प्रथम मास माना गया होगा वह कुछ दिनों तक ग्रीष्म में, इसके बाद शिशिर में, तत्पश्चात वर्षा में, अर्थात उत्तर पीछे आता रहा होगा। ये एक मेथड है जिसके जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि भाई वो अगर उसको प्रथम मास माना रहा होगा तो इतने कितने वर्षों के बाद वो पुनः से प्रथम मास माना रहा। तो और संपत प्रचलित 33 वर्षों में उसका सब ऋतुओं में भ्रमण होता रहा होगा। इस प्रकार 33 वर्षों में एक प्रकार से कह सकते हैं जो एक ऋतु में हमने माना वो 33 ईयर के बाद पुनः वो वहां आ गया होगा। इस प्रकार 33 वर्षों के कई प्राय समाप्त होने पर अधिक मास प्रक्षेपण का कल्पना ध्यान में आई होगी। तो इस प्रकार शुरुआत में भी जब चंद्रमास से ये चर्चा चलती रही तो कहते हैं 33 ईयर्स के बाद ऐसा ध्यान में आया कि भाई एक अधिक मास हमें ऐड करना चाहिए। वैदिक ज्योतिष का जो स्वरूप हमें संहिता ग्रंथों में उपलब्ध है उसमें नक्षत्रों, तिथियों, चंद्रमासों दोनों विषुवत तथा दोनों अयनों का वर्णन उपलब्ध है, और नक्षत्र गणना कृत्तिका नक्षत्र से की गई है। माने शुरुआत में जो आजकल हम पहला नक्षत्र अश्विनी मान रहे हैं, तो वैदिक काल में पहला नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र को माना गया, जो उस समय वसंत सांपत का नक्षत्र था। तो वो वसंत के समय वो वसंत का नक्षत्र माना जाता रहा होगा। उपरोक्त विषयों का गणितीय स्वरूप हमें वेदांग ज्योतिष में उपलब्ध होता है।
जो गणित के द्वारा तिथियों नक्षत्रों के मान को प्रस्तुत करता है। वैदिक काल से ही भारतवर्ष में पंचांग निर्माण की परंपरा भी आरंभ हो गई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि वैदिक काल में हम बोलते हैं कि गणित का विकास आज आधुनिक काल में इतना अधिक हुआ है, लेकिन वैदिक काल से ही कितना अधिक गणित रहा होगा कि पंचांग निर्माण तभी से प्रारंभ हो गया था। उस कालखंड में पंचांग का स्वरूप आज के सहस नहीं था, माने आज के जैसा तो नहीं था, किंतु पंचांग की उत्पत्ति हो चुकी थी। पंचांग उस समय भी इस्तेमाल किया जाता था। तभी तो वेदों में कई जगह पर हमें तिथि और नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्म, सौर तथा आर्य, इन तीन पक्षों के आधार पर पंचांग निर्माण का कार्य किया जाता था। कालांतर में पंचांग के स्वरूप में कई परिवर्तन हुए और इसमें वृद्धि हुई। तो आज लगभग 500 से अधिक पंचांग भारत में निर्मित होते हैं। तो आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत का जो गणितीय विषय में पकड़ कितनी ज्यादा मजबूत रही होगी। ठीक हो गया। और क्योंकि पंचांग बनाना बिना गणित के तो संभव ही नहीं है। और उसके बाद भी अगर हम बात करें 1780 ईस्वी में आमेराधिपति माने आमेर के अधिपति महाराज जयसिंह का ध्यान ज्योतिष की ओर विशेष आकृष्ट हुआ और उन्होंने काशी, जयपुर एवं दिल्ली में वेदशालाएं बनवाई, जिनमें पत्थरों की ऊंची और विशाल दीवारों के रूप में बड़े बड़े यंत्र बनवाए गए। स्वयं महाराज जयसिंह इस विद्या के प्रेमी थे। इन्होंने यूरोप की प्रचलित तारा सूचियों में कई त्रुटियां बताई तथा भारतीय ज्योतिष के आधार पर नवीन सारणियां तैयार की। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई ज्योतिष को एक अगर इस प्रकार मानता है कि ये तो एक मनगढ़ंत है या अभी इसका उद्भव हुआ है, ऐसा नहीं है। अति प्राचीन काल से ही वेद में भी इसके प्रमाण मिले हैं। वहां नक्षत्रों का स्वरूप ज्यादा वर्णन मिला है और अलग अलग कैलेंडर, अलग अलग पंचांगों की बात भी प्राचीन समय में रही है। अगर महाभारत कालीन की बात भी करें तो वहां पर भी अलग अलग पंचांगों की बात आती है। और इसके बाद हम थोड़ा ज़ोडिएक या भौचक्र में कौन से भाव के बारे में क्या बताया गया है उसके बारे चर्चा करते हैं। प्रथम भाव, आप जानते हैं उत्तर भारत में जो फिलहाल वर्तमान में प्रचलित हम कुंडली मानते हैं वो कुछ इस प्रकार से, जैसे डायमंड शेप प्रकार से 12 भाव निर्माण किए जाते हैं। यहां से गिनते हुए चलेंगे और फिर 12 भावों तक चलेंगे। इस भाव को हम बोलते हैं लग्न भाव या प्रथम भाव। इसी प्रकार से फिर आगे बढ़ते जाना है। माने अगर ये हमारा लग्न या प्रथम भाव है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ध्यान रखना है यहां चाहे अंक कोई भी लिखा हो, चाहे यहां 1 अंक लिखा हो, 11 लिखा हो, ये भाव पहला ही गिना जाएगा। जैसे मान लीजिए मेष लग्न के लिए तो यहां 4 नंबर यानी कर्क राशि है, लेकिन यहां पर यदि 5 लिखा हुआ है तो फिर ये कौन सा लग्न है? 5 से फिर यहां 4, 3, 2, तो माने वृषभ लग्न में चतुर्थ भाव में 5 नंबर अंक पड़ रहा है, लेकिन भाव ये चौथा ही है। इसी प्रकार आप किसी भी लग्न के लिए आपको भाव नहीं बदलना है, लग्न बदल रहा है तो नंबर माने राशियां बदलती जा रही हैं। तो यह भी एक अंतर ध्यान रखना है। हम ज्योतिष में कहीं अगर किसी पत्रिका में 1 लिखते हैं तो सामान्यतः 1 का मतलब हम मेष को बोलते हैं, 12 का माने हम मीन को बोलते हैं। तो यह ध्यान रखना, कहीं 1 लिखा हुआ है तो आप उसका अर्थ प्रथम भाव ना करें, मेष राशि करें। तो अभी हम भाव की बात कर रहे हैं, राशि की बात नहीं कर रहे हैं, भाव की बात कर रहे हैं। तो प्रथम भाव से शरीर की समस्त गतिविधियां यथा शरीर की बनावट, शरीर का वर्ण, शारीरिक गठन, लंबाई चौड़ाई, चेहरे मुख की बनावट के विषय में एवं शरीर के सुख संसाधन अवयवों के ज्ञान ग्रहण ऐसा किया जाता है। अलग अलग माने मुख्य रूप से ये पर्सनालिटी आउटलुक की बात करता है।
हमारा आउटलुक समाज में कैसा आएगा। लग्न ठीक हो गया, और लग्न जितना ज्यादा बली होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना ही ज्यादा आकर्षक होगा। वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने में, अपने आप को रखने में संकोच नहीं करेगा। मतलब उदाहरण देकर अगर बताएं, जैसे मान लीजिए हमारे सामने दो अलग अलग, एक नंबर यहां लिखा है चार्ट में सूर्य रखा है, एक लिखा है प्रथम भाव में, और दूसरे में भी एक लिखा है, लेकिन वहां राहु महाराज बैठे हुए हैं। तो समझना है, जिस व्यक्ति को वास्तव में अपने आप को रिप्रेजेंट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है शुरुआत से ही, वो है लग्न में उच्च का सूर्य बैठा हुआ है। और लग्न में राहु महाराज बैठे हैं, तो शुरुआत में तो, क्योंकि राहु एक अडेप्टिव प्लैनेट है, रूप तो बदल देता है कुछ समय के बाद, लेकिन शुरुआत में खास करके ब्रह्मचर्य तक, उसका जो 25-26 साल तक का जीवन है, उस समय तक तो उसको अपने आप को प्रेजेंट करने में थोड़ा सा माने वो जानता है इस बात को कि मैं वास्तव में सूर्य नहीं हूं, तो उसका जो आत्मविश्वास है वो डगमगाएगा। लेकिन राहु को कहा जाता है, यदि वो अडप्टिव कुछ समय के बाद उस राशि में रह जाता है, तो वो राशि के स्वामी के जैसा फल देने लग जाता है। फिर यानी हम 25-26 साल के बाद मान सकते हैं कि वो प्रथम भाव में मंगल के समान फिर फल देना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से अंतर समझना, निकालना क्या है प्रथम भाव से हमारे भाव भंगिमा रूप किस प्रकार का है वो। फिर आते हैं दूसरे भाव। दूसरा भाव कुटुंब भाव या धन भाव के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। तो बहुत अच्छे से विस्तार से समझना है। कुटुंब में हमारा फैमिली गैदरिंग, हमारा कुटुंब भाव यदि बली होगा तो हमारे नात रिश्तेदारों का एकत्रण बड़ा विशाल होगा और उसका सपोर्ट अपने को मिलेगा। और उसमें भी अलग अलग शैली अलग अलग हो सकती है। भाई कुटुंब भाव में ज्यादा बल मंगल का दिखाई देता तो एक प्रकार का अनुशासन, कमांडर, पुलिस, इस प्रकार का व्यक्तित्व ज्यादा होगा। और अगर कुटुंब में हमारे शुक्र महाराज स्वराशि के हैं तो नर्चरिंग नेचर और महिलाओं का बल, सजना सवरना और बहुत ज्यादा गैजेट्स, नए नए गैजेट्स घर परिवार में इस्तेमाल करने वाले लोग, अच्छे वाहन कुटुंबियों के पास, तो वो अंतर आप दूसरे भाव में बैठे ग्रह और दूसरे भाव की क्या स्थिति ओवरऑल कौन कौन एस्पेक्ट कर रहा है उससे अंदाजा लगा सकते हैं। द्वितीय से संबंधित समस्त सकारात्मक एवं नकारात्मक विषयों का ज्ञान दूसरे भाव से करना है। पारिवारिक सुख समृद्धि एवं पारिवारिक सकारात्मक व नकारात्मक स्थिति का आकलन। एक बात और समझना, कभी कभार कोई ऐसा अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही है और आप डिक्लेयर कर दें, भाई मान लीजिए कोई सपोर्टिव अंतर दशा नहीं चल रही है और आपने कहा भी तेरा तो दूसरे भाव का फल मिल नहीं रहा है, इस प्रकार से नहीं। अगर दूसरा भाव बहुत बली है और कुछ ऐसा डिटैचमेंट प्लैनेट, मान लीजिए केतु की अंतरदशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, उस समय के लिए वो थोड़ा प्रसुप्त जरूर हो सकता है। कुछ वर्षों के लिए आपको लगेगा यार कुटुंब का बल तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन यदि कुंडली का दूसरा भाव बहुत बली है, उसका बल तो अपने को मिलना ही मिलना है। ठीक हो गया। धन का आगमन किन किन संसाधनों से होगा, व्यक्ति के जीवन में कोष की क्या भूमिका होगी। ठीक हो गया। वो जो भी बैंक के डिपॉजिट्स हैं वो दूसरे भाव से देखे जाते हैं, इत्यादि समस्त विषयों का ज्ञान द्वितीय भाव से किया जाता है। मैंने एक क्लास रिकॉर्ड हमारे एक चैनल में श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में मैंने एक क्लास रिकॉर्ड की हुई है। मैंने दूसरे भाव को बहुत अधिक प्राथमिकता देकर एक क्लास रिकॉर्ड की थी और बहुत अच्छा आप लोगों का उसको समर्थन भी मिला। मैं चाहूंगा आप लोग जो अलग अलग भावों के वीडियो हमने दूसरे चैनल में रिकॉर्ड किए हुए हैं श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में, वो भी आप जरूर देखें, जिसका टाइटल हमने रखा था कि सभी संकटों का समाधान, जीवन के जितने भी संकट उसका समाधान कहीं ना कहीं द्वितीय भाव के पास है। तो आप खुद विचार करके देख लीजिए, हम जो भी आय के संसाधन जुटाते हैं वो आय हमारे काम कहां से आ सकती है, द्वितीय भाव से। क्योंकि वो दूसरे भाव आय की बात नहीं कर रहा है, वो कई व्यक्तियों को आय कम भी है लेकिन जब भी उनको जरूरत होती है उनको धन की कभी कमी नहीं होती है। और कईयों के साथ ऐसा भी आय बहुत है, जब भी उनको अपने लिए धन की आवश्यकता उनको हमेशा
कमी रहती है। तो ये ध्यान रखना, द्वितीय भाव वास्तव में ही धन भाव है। तो जो भी एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ देखना है वो सेकंड हाउस से ही देखना है। ये हमारी आध्यात्मिक वाणी भी है। तो ये भी आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति वाणी का दुरुपयोग करता है, कुछ भी बोलकर कुछ करता नहीं है, तो फिर उसको भी एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ में दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो इसका आप रेमेडी समझ रहे हैं कि सबसे बड़ा रेमेडी तो यही है, वचन भंग से बचना है। मजाक में भी इस प्रकार की बात नहीं बोलने की, हाँ मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर, फिर नहीं पहुंच रहे हैं आप। वहां पहुंचना आपने बोला है तो पहुंचना ही पड़ेगा, वो पहुंचे ना पहुंचे। हमें दूसरे वाले के कुटुंब का भी ध्यान नहीं रखना है। आप अपना तो कुटुंब सुधार लो पहले। ये आपने दूसरे वाले को बोला मैं वहां 3 बजे पहुंच जाऊंगा, कहता जी मैं भूल गया, तो कुटुंब भी आपको भूल जाएगा फिर। ठीक हो गया। इसीलिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से उसका पालन करना है। हमारी आध्यात्मिक वाणी कहीं भी उसका दुरुपयोग नहीं करना है। बोलते हैं ना, कुछ भी गलत सलत अगर आप बोलने लग जाएंगे तो फिर सरस्वती वास कैसे करेगी। और अगर सरस्वती वास नहीं करेगी तो हम जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं हो पाएगा। ठीक हो गया। तो भाई हमारा फिर तो आशीष भी किसी को नहीं लगेगा कि भाई दूधो नाहो पूतो फलो। कहता भाई आपका तो वाणी का सरस्वती आपने खो दिया है, क्योंकि आप कहीं भी कुछ भी बोलते रहते हैं। ये इसीलिए बड़ा सोच समझकर दूसरे भाव का इस्तेमाल करना है। ये पंक्चुअलिटी का भी ध्यान रखता है, समय पालन में बहुत बड़ी भूमिका है दूसरे भाव की। फिर तीसरे भाव की बात करें तो वो पराक्रम। दूसरे वैसे तो जनरली हम छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन एक जनरल बात हो तो तीसरे भाव से देखते हैं, लेकिन अगर आपको सेपरेट करना हो छोटा भाई बड़ा भाई, तो छोटे भाई को हम तीसरे भाव से ज्यादा अटैच करके मानते हैं। और पराक्रम का मतलब होता है कि व्यक्ति के इनिशिएटिव कैसे होंगे, व्यक्ति किस प्रकार के इनिशिएटिव लेता है, व्यक्ति का पेपर वर्क, कम्युनिकेशन स्किल, फॉर्मल कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन कैसा होगा, यहां तक कि उसके नेबर का अंदाजा भी तीसरे भाव से लगाया जाता है। उसके पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत ज्यादा तल्ख रहते हैं, खराब रहते हैं, पड़ोसियों से वो डरता है। इसका मतलब तीसरे भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव जरूर है। और तीसरे भाव के स्वामी एक सौम्य ग्रह है, तो बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए ही पड़ोसी हमारे बस में हो जाते हैं, हमारी बातों को इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे शुक्र जैसे प्लैनेट स्वग्रही होकर आते हैं या बुध जैसे प्लैनेट आते हैं, तो फिर हमें पड़ोसियों को एग्री करने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। ये आप देखते होंगे, अब वर्तमान में कई बार तो व्यक्ति अपने पड़ोस से बड़ा चिंतित रहता है। कारण क्योंकि तीसरे भाव में कोई ऐसा द्वंद्व, मंगल राहु, मंगल शनि, बहुत क्लोज कंजंक्शन है, द्वंद्व की मुद्रा में बैठे, तो फिर पड़ोसियों से दिक्कत आती है। लेकिन यदि आपका पराक्रम भाव कमजोर भी है, ध्यान रखना है उसकी पूर्ति, तीसरे भाव की पूर्ति, क्योंकि यह भी कहीं ना कहीं फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन में फिर दूसरा भाव आध्यात्मिक वाणी है, तो दूसरे भाव का ध्यान करें। भाई दूसरा भाव यदि बली है तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना एक प्रकार से, अगर आपको सेलेक्टिव केवल फॉर्मल कम्युनिकेशन को ही ध्यान रखना है, उसी के लिए बात करनी है, तो तीसरा भाव, लेकिन ये मददगार हो सकता है। माने अगर हमें लग रहा है हमें पेपर वर्क में दिक्कत आती है, हमारा तीसरा भाव वैसे ही वीक है, दूसरा भाव हमारा सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, तो दूसरा भाव और क्या है, आध्यात्मिक वाणी। यानी कोई अगर ग्रंथ पाठ करता है, कोई ऐसे रामायण पढ़ता है, तो उसको रामायण खरीद कर अच्छा डोनेट किया जाए, डोनेशन किया जाए, नैतिक मूल्यों की पुस्तकें बच्चों में भी बांटी जाएं, क्योंकि दूसरा भाव मॉरल वैल्यूज का है, प्राइमरी एजुकेशन का है, उससे भी तीसरे भाव को इनडायरेक्ट बल मिल जाता है। समझ रहे हैं आप। और बाकी तीसरा भाव जैसे मंगल यहां बली होते हैं, तो मंगल के कारकत्वों को बढ़ाने से अगर किसी किसी में मोटिवेशन की कमी है, भाई आप अपने पराक्रमी, जो भी पराक्रम का कारक माना जाता है, यानी पुलिस विभाग, आर्मी विभाग का कभी भी भूल कर भी अनादर ना करें। चौथे भाव की बात करें, माता का स्वास्थ्य, माता के बारे में समझना हो तो हम चौथे भाव पर विचार करते हैं, चंद्रमा की स्थिति देखते हैं, हम हमारे भूमि, भवन, सुख, वाहन, वो सब चतुर्थ भाव से देखते हैं। याद रखना, हमारी विद्या कह लें या एजुकेशनल एबिलिटी, वो भी चौथे भाव से देखा जाता है।
गुरुकुल काल तक यदि हम बात करें, गुरुकुल के समय पर जब हमें कोई ज्यादा सर्टिफाइड होने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि भाई हमें किसी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा डिग्री मिली है, तब तक हम चौथे भाव पर ज्यादा निर्भर करा करते थे। ये आपको अंतर पता होना चाहिए कि अगर कभी भी बात करते हैं हम हमारी एबिलिटी की, जिसके लिए हमें सर्टिफाइड होने की जरूरत नहीं, वो वास्तव में सर्टिफाइड है लेकिन वो पेपर नहीं है उसके पास। तो जो पेपर की बात करनी है ज्यादा, तो पंचम भाव, कई लोग हैं सर्टिफाइड हैं बट वो एक्चुअल में उनकी एबिलिटी नहीं है। तो ये 4 और 5 को मिलाकर समझना है आपको, किसी का विद्या का स्तर कैसा है। ठीक हो गया। चौथे भाव में शुक्र का प्रभाव दिखाई देता है और चंद्रमा का प्रभाव दिखाई देता है, बढ़िया प्रभाव है। तो आप समझ सकते हैं चौथा भाव वाहन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अच्छा वाहन भी व्यक्ति लेता है। ठीक हो गया। फिर 5वां भाव हमारी बुद्धि, हमारी जो जजमेंट पावर है, उच्च शिक्षा, हम ग्रेजुएशन को भी 5वें भाव से रिलेट करते हैं। हमारी संतान, स्टमक, परंपरा से प्राप्त पदवियां भी हम पंचम भाव से विचार करेंगे। भाई हमारे परिवार को कोई राज पुरोहित माना जाता रहा है शुरू से ही, वो बल होगा यदि मेरा 5वां भाव बहुत बली है। 4 और 5 के स्वामी का मिलना जो राजयोग बनाता है, उसमें भी परंपरा से प्राप्त पदवियां प्राप्त होती हैं। भाई जैसे कहते हैं राजकुल के लोग हैं, राजपुरोहित हैं, ये लोग शुरू से ही ऐसा करते रहे, तो ये सब चीजें 5वें भाव से विचार करते हैं। ठीक हो गया। कोई मंत्र जाप उसका सिद्ध हो जाएगा, वो पता लगता है यदि 5वें भाव का स्वामी बली है, राजयोग में इन्वॉल्व हो रहा है। फिर रोग, रिपु, ऋण, और कोई भी ऐसा जीवन में व्याधि रोग है और मां के माने मामा पक्ष का विचार करें, मां के भाई बहनों का विचार करें, वो भी छठे भाव से देखा जाता है। अगर कभी भी हम अपने मामा के साथ कोई ऐसा कार्य करने का विचार कर रहे हैं, तो देखें छठे भाव की स्थिति क्या है, छठे भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। यदि वो स्थिति अच्छी है तो मामा के साथ कार्य करना, मौसी के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट का वर्क करना ठीक रहता है। और इसी प्रकार से यदि छठा भाव कमजोर है तो व्यक्ति को फिर ज्यादा लोन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऋण लेगा तो उसको चुकाने में दिक्कत आ सकती है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लग सकता है। और अगर छठा भाव बली है तो फिर वो कितना ही ऋण लेता है वो उसको समय पर चुका देता है। ठीक हो गया। बात आती है 7वें भाव की। 7वां भाव हमारे स्त्री, स्पाउस या किसी महिला का चार्ट है तो उसके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, उसके पति को रिप्रेजेंट करता है। व्यापार, क्योंकि वो एक पार्टनर है तो वो बिजनेस पार्टनर की भी बात करते हैं। पति पत्नी का परस्पर सामंजस्य 7वें भाव से किया जाता है। तो एक फर्स्ट इंप्रेशन पार्टनर के बारे में 7वें भाव से पता लग जाता है। लेकिन मैंने पहले भी कई बार बताया है, केवल 7वां भाव किसी चार्ट का कमजोर है और आप डिक्लेयर कर दे भी इसकी तो हैप्पी मैरिड लाइफ चल ही नहीं सकती है, वो तरीका सही नहीं है। आपको ये बात याद रखनी है कि हम जब भी मैरिज की बात करेंगे, आपको 2nd, 7th, 8th इनको तो शामिल करना ही पड़ेगा। और खास करके क्योंकि मैरिज केवल पार्टनर के लिए नहीं कर रहे हैं, वो उसके साथ एक अच्छा कुटुंब बसाने के लिए कर रहे हैं। तो मैंने तो ज्यादा ये पाया है जिसका दूसरा भाव बली है, चाहे 7वां हो थोड़ा कमजोर भी है, बात बन जाती है। और जिसका 7वां भाव केवल सेटिस्फैक्टरी ठीक ठाक था लेकिन दूसरा भाव क्रैश हो गया, 8वां भाव जो इन लॉस फैमिली की बात करता है या एक्सटर्नल ऑर्गन सेटिस्फैक्शन की बात करता है, ये कमजोर हो गए हैं, तो फिर संबंध कठिन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 7वां भाव एक पार्टनर के फर्स्ट इंप्रेशन की बात करता है, लेकिन केवल पार्टनर बहुत सुंदर दिखता है इसीलिए मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, ये तो कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए जरूर विचार करें दूसरे का भी और 8वें भाव का भी। और पति पत्नी परस्पर सामंजस्य ये सब देखा जाएगा। 7वें भाव से हम ये चौथे से चौथा भी है, माने अगर कोई ऐसा सुख संबंधी सुख या ये कह लें परिधान का सुख, वाहन का सुख, वो 7वें भाव से समझ में आता है। भाई हमने कोई लग्जरी आइटम खरीदा है, हमने ऑर्नामेंट्स कोई, या हमारे घर में जैसे मैंने बताया वाहन है,
वो वाहन के सुख का वास्तविक अंदाजा भी सातवें भाव से लगाया जाता है। ऐसे भी जनरली पढ़ते हैं तो जो हम खरीदारी करते हैं महंगे वस्त्रों की, वो सातवें भाव से देखा जाता है। जो मूल्यवान आभूषण है वो भी सातवें भाव से देखा जाता है। सातवां भाव बली है तो व्यक्ति मूल्यवान आभूषण बहुत खरीदता है। आठवां भाव ये मृत्यु भाव, आयु भाव, हमारी ससुराल पक्ष, हमारी पेंशन हाउस भी माना जा सकता है। अंडरग्राउंड मनी और कोई भी ऐसा पैसा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद मिलेगा, बहुत लंबा समय के बाद, वो सारे फायदे अगर व्यक्ति लेना चाहता है वो आठवें भाव से। आठवें भाव को हम कई दफा ब्लैक मनी भी कह देते हैं, या ध्यान रखना है जुए का पैसा जो है वो दो प्रकार का है, पांचवा भाव और आठवां भाव। पांचवा भाव जो स्पेकुलेशन है इसमें एक प्रकार का एक जेंटल वे आ सकता है, भी हमने ट्रेडिंग की है कहीं, लेकिन प्योर जो गैम्बलिंग हम कह सकते हैं वो आठवें भाव से रिलेट करता है। तो हालांकि हम इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहते, बट अगर किसी का आठवां भाव किसी कारण से कमजोर हो तो उसको तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। ठीक हो गया। फिर आते हैं हम, और आठवें भाव को बलि करने के लिए हम जैसे शमशान भूमि में भी, जैसे भगवान शंकर को शमशान वासी भी बोलते हैं, तो शमशान भूमि में आसपास कोई मंदिर हो, वहां भगवान शंकर का क्षेत्र हो, वहां जल चढ़ाना, ये सब चीजें आठवें भाव को बल प्रदान करती हैं। फिर नवा भाव हमारा धर्म, याद रखना है धर्म का मतलब मुख्य रूप से हमारी कर्तव्य परायणता, भाग्य, पिता पक्ष, समस्त पुण्य कर्मों के विषय में नवम भाव का विचार करना चाहिए। ठीक हो गया। जैसे अगर मान लीजिए 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में बली होकर या स्वग्रही होकर बैठा है, तो व्यक्ति का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो धर्म के प्रति लगाएगा, और क्योंकि वो बली होकर बैठा है तो उसको लाभ ही प्राप्त होगा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से कनेक्ट करना आना चाहिए। और अगर कहीं नवम भाव कमजोर है तो व्यक्ति का जो कर्तव्य परायणता है वो बाधित होती है। समाज में कैसी में जा सकती है, भाई ये कर्तव्य परायण नहीं है। फिर आता है 10वां भाव हमारा कर्म, हमारा सोशल स्टेटस। ठीक हो गया। हमारी सार्वभौम्यता, वो 10वें भाव से। वास्तव में जो हमारा समाज में हमारा रूप है, देखिए लग्न तो हमारी पर्सनालिटी, बट हम अपने आप को ऑफिस में जैसा एक्सप्रेस करते हैं वो 10वां भाव है। तो कार्य क्षेत्र का विचार 10वें भाव से करना चाहिए। 10वां भाव बली होने पर व्यक्ति समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा है वो बहुत ज्यादा होती है। कई बार व्यक्ति जैसे घर पर बड़े पोलाइट होते हैं, बहुत हंस कर बोलते हैं, लेकिन जब ऑफिस में कार्य करते हैं तो एकदम अनुशासित होकर उनका रौद्र रूप भी वहां दिखाई देता है। तो वो वास्तव में उनकी जो ऑफिस की इमेज है, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है समाज में। तो ये 10वें भाव से अंदाजा लगाना है इसका। फिर बात जो भी हम अर्निंग हमारे सोर्सेज हैं, इसको सैलरी हाउस भी माना जाता है 11वें भाव को। लाभ स्थान, आय स्थान, आमदनी के संसाधनों के विषय में एकादश भाव से विचार किया जाता है। हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, नेबर देखना है तो 3रे भाव से, प्रिय मित्र बेस्ट फ्रेंड देखना है तो 11वें भाव से। 11वें भाव चाचा ताऊ भी बताता है, चाचा ताऊ के बालकों से भी कोई सपोर्ट मिलने वाला, वो भी 11वें भाव से देखा जाता है। हमारा नेटवर्किंग कैसा है वो भी 11वें भाव से अंदाजा लगाया जाता है। यानी 11वां भाव स्ट्रांग है तो मेरी जो अपनी पकड़ है अपने मित्रों में, मेरा नेटवर्क बड़ा जबरदस्त होता है। ठीक हो गया। और 11वां भाव यदि दूसरे भाव से संबंध बनाता है तो आप समझ रहे हैं हमारे रूटीन इनकम सीधा डिपॉजिट्स में कन्वर्ट हो रही है, या सीधा रूटीन इनकम से हम सेविंग बढ़ा रहे हैं। फिर बात करते हैं हमारे 12वें भाव। 12वां भाव सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, भाई ये तो व्यय, ये तो खर्चा कराने वाला भाव है। लेकिन व्यय को हम दूसरे शब्दों में इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। जो हमारे द्वारा की गई अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो भी 12वें भाव और 12वें भाव के स्वामी से देखा जाता है। ठीक हो गया। तो व्यय धर्म के क्षेत्र में कोई भी ऐसा खर्चा है, अधर्म के क्षेत्र में, जैसे मैंने उदाहरण आपको बताया था कि यदि 12वें भाव का स्वामी वॉलंटरी अपने मन से यदि वो नवम भाव में बली होकर बैठता है तो व्यक्ति डोनेशंस करता है, गुरु आश्रम में डोनेशन देता है। और 12वें भाव का बली होना यह भी बताता है कि व्यक्ति को शॉपिंग करने का पूरा सुख मिलेगा। भाई शॉपिंग का भी एक अपना एक अंदाज है, अपना एक आनंद है शॉपिंग का भी,
वो आनंद आप जानते हैं, इसका एक्सपर्ट प्लैनेट माना जाता है वीनस। इसीलिए मेष लग्न की कुंडली में 12वीं राशि मीन राशि में वीनस एग्जॉल्टेड होता है। स्पाइसेस में आप जानते हैं मीन का शुक्र उच्च का माना जाता है 12वें भाव में, तो व्यक्ति को पूरा सुख मिलता है अपने एक्सपेंडिचर, अपने शॉपिंग का खर्चे का वो लाभ। कई लोगों को खर्चे का सुख नहीं मिलता है, मतलब कभी अपना एक आनंद है कि भाई मैंने जो पैसा खर्च किया। कई लोग बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन जैसे पैसे खर्च करने की बात आती है बहुत ज्यादा दरिद्रता आ जाती है कि भाई ये मतलब ये समाज में मैसेज चला जाता है भाई ये तो कभी अच्छी चीज, अच्छी परचेजिंग कर ही नहीं पाते हैं ये लोग। और कई लोगों को कैसा है कि ये लोग परचेजिंग बहुत अच्छी करते हैं, चाहे इनकी इनकम सोर्सेज लिमिटेड ही हो, तो ये परचेजिंग का जो सुख है, खरीद का जो सुख है, वो 12वें भाव से देखा जाता है। ठीक हो गया। तो इसी प्रकार से हम और भी विषय आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और मैं आपको पहले ही बताऊं, आप केवल फलित तक सीमित रहेंगे तो वो जो एलिक्सर, वो अमृत है, उसको नहीं पा पाएंगे ज्योतिष में। और आप उसके साथ साथ ज्योतिष का गणित विषय भी समझें, कहां कहां कब कब ज्योतिष गणित रूप में भी इस्तेमाल होता रहा, संहिता ग्रंथ क्या क्या है, वेद में क्या क्या प्रमाण मिले हैं ज्योतिष के, तब आपके वाणी में और ज्यादा विश्वास जागेगा। तो हमारा ये जो चैनल है एस्ट्रो ज्योतिष स्टडी, हमने मुख्य रूप से ये जो वेद, उपनिषद, महाभारत और अधिक ग्रंथों में इसके क्या क्या प्रमाण हैं, एंशिएंट बुक्स में क्या वर्णन है प्योर एस्ट्रोलॉजी का, उसलिए हमने ये चैनल बनाया है। आप लोग हमारे और भी चैनल हैं वो देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष। और कोई एस्ट्रोलॉजर गीता माने भगवत गीता का वो स्वरूप जहां सत्व रज तम या धर्म अर्थ काम मोक्ष का सही अंतर वो जानना चाहता है, तो हमारा एक चैनल है श्रद्धा वेद पुराण, वो उसको सब्सक्राइब कर सकता है। और एस्ट्रोलॉजी के जो पॉडकास्ट ऑडियो हैं वो देखना चाहता है तो आप श्रद्धा एस्ट्रो पॉडकास्ट हमारा एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।